डियर स्टूडेंट, वेलकम। एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की। हमने पाठ संख्या 6 में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार अलग अलग जगहों पर कारखाने खुले, उसकी हमने बात की थी। और आप सभी जानते हो कि इसके अलावा हमने जो सूती कपड़ा के उदय की बात की थी, किस प्रकार भारत के अंदर सूती वस्त्र कपड़ा फैलता गया, उसकी बात हमने कर ली थी। ठीक है, आज हम आगे बात करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा टीपू सुल्तान। ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से टीपू सुल्तान की एक अच्छी स्टील की बनी हुई थी, उसमें कौन सा स्टील या कौन सा लोहा या वुड्स स्टील का प्रयोग हुआ था, उसकी बात हमको समझनी है। तो ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि आखिर किस प्रकार टीपू सुल्तान की बात आती है। तो देखो, भारत में अगर हम बात करें तो हमने अलग अलग कारखानों की बात की थी। और जब हमने टीपू सुल्तान की भी बात की थी, अगर आपको याद है, तो अंग्रेज़ों के साथ में इनके जो युद्ध हुए उसकी हमने बात की थी। मैसूर के अंतर्गत आप सभी जानते हो कि टीपू सुल्तान ने 1799 तक लगभग मैसूर पर शासन किया। कब तक? 1799 तक मैसूर पर अपना शासन व्यवस्था संभाली टीपू सुल्तान ने। और अंग्रेज़ों से बड़ी 4 लड़ाइयाँ लड़ी टीपू सुल्तान ने, ये सभी आप जानते हो। इसमें मेरे हिसाब से कोई दोहराया नहीं होगा, ये बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये बात अच्छी तरह से समझी है और पढ़ी है कि किस प्रकार टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध किए, अनेक लड़ाइयाँ लड़ी और वो युद्ध जीते हैं, उसकी हमने बात की थी। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि जो टीपू सुल्तान की तलवार थी वो किस प्रकार की बनी हुई थी और किस प्रकार तलवार ने इनका साथ दिया, उसकी बात करेंगे। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि टीपू सुल्तान की जो तलवार हैं वो आज भी प्रसिद्ध हैं। और ये जो वर्तमान में जो तलवार हैं वो इंग्लैंड के अंदर हैं। इंग्लैंड के अंदर जो इंग्लैंड का म्यूजियम है वहाँ पर ये पड़ी हुई है तलवार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ये बात याद रखेंगे कि इंग्लैंड के अंदर जो म्यूजियम है इंग्लैंड का, वहाँ पर ये तलवार पड़ी है। किसकी? टीपू सुल्तान की, जो उस समय टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों के साथ में युद्ध करते समय इसका प्रयोग किया था। तो आराम से सुनना है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। अगर हम बात करें आगे, तो ये जो टीपू सुल्तान की तलवार हैं, कहा जाता है कि इतनी खतरनाक तलवार थी कि इसकी जो धार है वो बड़ी प्रसिद्ध धार थी। इसकी खासियत ये भी थी कि इसकी धार और इसके जो इसको जो पैनी की जाती थी तलवार को, तो काफ़ी हद तक इसका काम करता था। ठीक है, मतलब इतनी खतरनाक कि अगर किसी ने कवच पहना हुआ है तो भी तलवार क्या करते उस कवच को चीर देती थी, उस कवच को तोड़ देती थी। इसका मतलब तलवार की धार इतनी खतरनाक थी कि किसी के कवच पहना हुआ है तो भी इस कवच को चीर कर ये चली जाती थी। इस प्रकार की तलवार थी इनकी, टीपू सुल्तान की। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी कि टीपू सुल्तान की तलवार की क्या क्या विशेषता थी। ठीक है, दरअसल अगर हम तलवार की बात करें तो तलवार के अंदर कार्बन की मात्रा भी काफ़ी थी।
तलवार को जो बनाया गया तो उस समय इसके अंदर कार्बन से ज़्यादा इसके अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा रखते हुए एक स्टील बनाया जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसको वुड्स स्टील कहते हैं, और उस स्टील से ये तलवार बनाई गई। तो आपको ध्यान रखना है कि टीपू सुल्तान की जो तलवार हैं वो किस चीज़ से बनी हुई हैं। तो आप याद करेंगे कि टीपू सुल्तान की तलवार कार्बन से युक्त वुड्स स्टील की बनी हुई थी। ठीक है, बनी हुई थी। ये बात आपको याद करनी है। तो ये बात आपको लिखनी भी है और याद भी करनी है कि ये तलवार किस चीज़ की बनी हुई थी। तो आप याद करेंगे कार्बन से युक्त वुड स्टील की बनी हुई थी। ठीक है, और इस तलवार को बनाने के बाद में इसको लहरदार और इसकी धार हैं बहुत बढ़िया बनाई हैं, और इसमें कार्बन की मात्रा भी बहुत बढ़िया ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक बात तो ये याद करेंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और इतने साल तक उसने मैसूर पर शासन किया, तो उसके बाद में जब उसकी मृत्यु हो गई तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मैसूर की यात्रा की, जिसमें एक अंग्रेज़ व्यक्ति फ्रांसीसी था, उसका नाम आपको याद करना है। आप याद रखेंगे कि 1800 ईस्वी में मैसूर की यात्रा की थी, आपको ध्यान रखना है। और वो यात्रा करने वाला जो व्यक्ति हैं उसका नाम आपको याद करना है। 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकानन का नाम बताया मैंने, बुकानन। तो 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात की जानकारी दी कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्ठियों में वुड्स स्टील तैयार किया जाता था। प्रगलन का मतलब क्या होता है? प्रगलन का मतलब होता है किसी को गलाना। ऐसी भट्टियाँ जो आप याद रखेंगे कि किसी भी वस्तु को, मिट्टी को या धातु को उच्च ताप पर उसको गलाने का जो काम करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो यह याद रखेंगे कि चट्टान को बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म करके अगर धातु तैयार करते हैं, या हम धातु की कोई बनी चीज़ को पिघलाने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी प्रगलन पद्धति होती है। ये बात आप याद करेंगे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में
रखनी है कि प्रज्वलन पद्धति क्या होती थी, जिसके अंदर कोई भी वस्तु या धातु को उच्च ताप पर गर्म करके पिघलाया जाता था, फिर उससे कोई वस्तु बनाई जाती। इस प्रकार की भट्टियाँ उस समय थी, ये बात आपको याद रखनी है। जो लिखा रहा हूँ ये लिखना भी अपने बड़ी कॉपी में बढ़िया बढ़िया राइटिंग के अंदर आराम से, ठीक है। अब आगे आप याद करेंगे कि इस प्रकार का उन्होंने फ्रांसीसी जो बुकानन है उन्होंने बताया था कि जो मैसूर की जगह है वहाँ पर अनेक सारी भट्टियाँ हैं और उन भट्टियों के अंदर इस प्रकार का स्टील है वो तैयार किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर हम और बात करें तो आप याद करेंगे कि इन भट्टियों में लोहे को काट कोयले के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। मतलब ये हुआ कि ये जो लोहा है, भट्टियाँ के अंदर जो लोहे हैं उस लोहे को क्या करते थे, मिट्टी की छोटी छोटी जो हंडियाँ या हांडियाँ हैं वो बनी होती थी उसमें रख देते थे और ताप के जटिल उतार चढ़ाव को नियंत्रण करते हुए इसके अंदर इस्पात तैयार करते थे और इस प्रकार से इस्पात से वो तलवार बनाने का काम करते थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से ये लोहा तैयार करते थे। तो जो मैंने आपको बात बताई आप ध्यान रखेंगे। ये जो भारतीय वुड स्टील हैं इसकी जो मांग है वो पूरे यूरोपीय में थी, ये भी ध्यान रखना है। तो याद रखेंगे कि जो भारतीय वुड्स स्टील की मांग यूरोप में भी थी, ठीक है। क्योंकि भाई अब यूरोप में तो होगी, क्योंकि वहाँ पर तो इस प्रकार का स्टील नहीं बनाया जा रहा था जिस प्रकार भारत में बनाया जा रहा था, इसलिए वहाँ पर इस प्रकार की मांग थी जिसकी हमने बात की है। ये बात आपको याद रखनी है। अब भारतीय जो स्टील हैं उसकी विशेषता अगर हम देखें तो विशेषता पढ़ने वाले अनेक वैज्ञानिक भी हुए। अगर मैं आपको बताऊं कि जो बिजली एवं विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले किसने किया था, मैं नाम बता रहा हूँ आपको, करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया। मतलब जो वैज्ञानिक हैं, जिन वैज्ञानिक की मैंने आपको बात कही है उनका नाम बताया है माइकल फैराडे। इन्होंने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं के बारे में 4 साल तक अध्ययन किया, उनको समझा और इस प्रक्रिया को समझने के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत भी की। तो ये भी ध्यान रखना है। तो हमने भारतीय जो वुड स्टील हैं जिसकी तलवार, उसी स्टील की तलवार टीपू सुल्तान की बनी हुई थी उसकी हमने बात की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार भारत के गांवों में भी इस प्रकार की भट्टियाँ थी जो कुछ न कुछ भट्टियों के द्वारा
कार्य होता था, उसकी भी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सुनेंगे। अब हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, गाँवों की उजड़ी भट्टियाँ। गाँवों की उजड़ी भट्टियाँ। गाँवों में जो भट्टियाँ थी वो धीरे धीरे उजड़ गई हैं, उसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को हम समझेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। टॉपिक हमारा है कि गाँवों की उजड़ी भट्टियाँ। किस कारण से गाँवों में भट्टियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही थी, उसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी और उनका प्रभाव क्या पड़ा, वो हम समझेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो एक बात तो है कि भाई वुड स्टील को बनाने के लिए ये जो तकनीक है जो हमने अभी समझा था प्रगलन की, वो होना भी ज़रूरी है। और इस प्रकार के काम करने वाले जो कारीगर हैं जो मैंने आपको बताए हैं, वो हर ज़िले में पाए जाते थे, अलग अलग जगहों पर। लेकिन अगर हम बात करें तो बिहार में विशेषकर इस प्रकार के कारीगर थे, और इसके अलावा जो मध्य भारत है वहाँ लगभग हर ज़िले में इस प्रकार के कारीगर मिलते थे। ठीक है, जो प्रागल्भक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब लोहा को गलाने वाले जो व्यक्ति थे वो हर गांवों में मिल जाते थे लगभग मध्य भारत के, क्योंकि ये काम काफ़ी समय से चल रहा था वहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये जो लोहा है, जिस स्थान पर लोहा मिलेगा, जिस स्थान पर लोहो एक्स पाया जाएगा, तो वहाँ पर तो ही ये काम होगा, ये ध्यान रखना है हमको। तो लोहो एक्स जिस जगह पर होगा वहाँ पर इस प्रकार के लोग होंगे और वो इस प्रकार का काम करेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो धीरे धीरे लोग लोहे अक्ष से लोहा तैयार करते, और लोहा तैयार करने के बाद में उसे अनेक लोहे के हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे। तो अगर मैं औजार बनाने की बात कहूँ तो आपको पता होना चाहिए कि औजार भी ये बनाते थे, और वो जो औजार बनाने का जो इनका तरीका है वो हमने अभी पढ़ा है किस प्रकार से ये औजार बनाते थे, ये आप याद कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी कि औजार किस प्रकार बनाते थे ये, और उसकी बात मैंने आपके सामने अभी की भी है। तो ये हर जगह पर लोग अलग अलग जगह पर पाए जाते थे जो इस प्रकार का काम करते थे, और अधिकतर जो भट्टियाँ हैं वो मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो भट्टियाँ हैं वो किसकी बनी होती थी, मिट्टी या ऐसी जो ईंटें हैं जो धूप में सूखी हुई हैं, ईंटों से क्या करते थे, भट्टियाँ बनाते थे, और उसमें जो पुरुष लोग हैं वो ये काम करते थे वहाँ पर गाँवों के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो भट्टियाँ बनाई हैं इन्होंने पुरुष लोगों द्वारा, भट्टियाँ ईंट और मिट्टी से बनाई हैं, जिसमें पुरुष विशेषकर लोहा गलाने का काम करते थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि महिलाएं जो हैं वो इस काम में धौकनी चलाती थी। क्या चलाती थी? धौकनी। मैं नाम लिख रहा हूँ आपके सामने, धौकनी। अब ध्यान से सुनिए, धौकनी का क्या मतलब होता है। एक प्रकार का ये हवा फेंकने का क्या है, यंत्र है। आपने गाँव में देखा होगा जो लोहार आते हैं वो इस प्रकार से ऐसे एक चमड़े की धौकनी बनी होती थी, उसको ऊपर नीचे करते तो यहाँ से हवा निकलती है, हवा से कोयला तेज़ होता है, और कोयला तेज़ होने से लोहा आराम से पिघल सकता है। तो हवा फेंकने का जो यंत्र होता है वो धौकनी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो एक बात तो आप ये याद करेंगे कि किस प्रकार से वो गाँवों में इस प्रकार का काम चलता था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और मस्त रहिए।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो को शेयर भी करना है।